तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं जनाब ए मोहतरम, कमाल यह है कि तुम्हें यकीन नहीं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप संगीत विषय से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 30 क्वेश्चन जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट वाला लेकर के आए हैं। वो अलग अलग एग्जाम में ये आपको एक तो जो भी चीजें आप पढ़े हैं उसका रिवीजन होगा और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके होने वाले। तो चलिए, मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर और आज के सीरीज की शुरुआत कर ले। इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं तो प्लीज वो अपना क्रम मेंटेन किए रहे, यानी प्लेलिस्ट में जा करके आपको प्लेलिस्ट से एक एक दो वीडियो देखना है। यानी अगर पहले वाला प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं तो ये वीडियो देख करके यकीन मानिए आप पहले वाला क्लास देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि सीरीज में हम क्या कहते हैं कि एक ही चीज को बार बार बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे इरिटेट होते हैं। तो अगर पहले सीरीज में किसी के बारे में आपको बता दिए हैं तो वो दूसरे सीरीज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में कम जानकारी देके सीधे ए बी करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर तीसरे सीरीज चला रहे हैं तो इसमें भी वो चीजें नहीं बताए, इसमें भी चीजें नहीं बताए, तो इसमें उसको विस्तार पूर्वक हम लोग बताएंगे। तो इससे क्या होता है कि सीरीज अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके एक दो वीडियो क्रम से देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए, बाकी आपकी इच्छा। तो आप लोग अथक जो आप लोग जो है वो हमें इतना सारा प्यार दिए कि प्लीज सर आप सीरीज को कंटिन्यू रखें, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। इतनी जो तारीफ का जो एकदम फूल का जो माला बांध दिया आप लोग, है ना, उससे हम लोग से जबरन मेहनत हो गया। नहीं तो यूट्यूब के लिए बहुत कम मेहनत बन पा रहा था। ये सीरीज जो है वो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों का कॉल, बहुत सारे तमाम जितने उम्मीद नहीं थे उससे ज्यादा लोग कोर्स के अंदर में आकर के पढ़े कि नहीं सर एक बार हमको पैसा जाए तो जाए, 400 जाए 500 जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार आपके मेथड से हमको पढ़ना है। हम फलाना ठिकाना का कोर्स ले लिए, 2000 3000 दो बार दे दिए, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम आनंद आ जा रहा है और इतनी बातें आप हमसे बोलते हैं, एकदम मन गदगद हो जाता है। तो चलिए, आज का सीरीज एकदम आपको खास कराते हैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत इजी सवाल लेकर के आए हैं, ताकि इजी सवाल को आप जैसे ही आप करेंगे तो एकदम आपका मन जो है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें तो आपको आती है। सवाल है कि अर्थहीन शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है। अर्थहीन शब्दों के प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो सही जवाब आप सब जानते ही होंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये आपके तराना हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तराना। और इसके खोज जो है वो कहीं ना कहीं आविष्कारक के रूप में किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। हजरत अमीर खुसरो आप जानते होंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है और ये के सूफी संत है। तो सवाल आएगा कि सूफी संगीत के जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी सवाल होगा अमीर खुसरो, जिसे हिंद का तोता कहते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर में देखेंगे कि बोल बनाओ की ठुमरी के लिए कौन प्रसिद्ध है। महाराजा बिंदादीन हो जाएंगे या फिर कदर पिया या फिर सुघर पिया, ये सुघर हो जाएंगे आपका, ठीक है, सुघर पिया हो जाएंगे। इसके अलावा सदन पिया या फिर तानसेन, फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आए हैं ठुमरी से। आप पढ़ते होंगे ठुमरी के बारे में, और जब भी ठुमरी की बातें आती है तो ऐसे तो पहले बहुत बड़े बड़े हस्ती जैसे आपका जो है वो छन्नू लाल मिश्र हो जाएंगे, बहुत तरह के व्यक्ति है। लेकिन आजकल ठुमरी से एक प्रश्न आता है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो इसमें हम लोग चर्चा कर दिए हैं गिरजा देवी। बाकी ठुमरी के बारे में पढ़ाएंगे बैच में, तो आपको गिरजा देवी को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, उनको संगीत नाटक वाला पुरस्कार कब मिला है, पद्म श्री वाला कब मिला, पद्म विभूषण वाला कब मिला है, ये सारी बातें जो है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपको अगर हम छोटी सी बात कर लेंगे तो ये आप दो वर्ग में बांटते होंगे, एक बोल बनाओ की ठुमरी और एक बोल बांट की ठुमरी, इस तरह से पढ़ते होंगे। तो इसमें बोल बनाओ की ठुमरी और बोल बांट की ठुमरी दोनों में आपको कलाकार के भी नाम लिख करके पढ़ने हैं। तो एक तरीका से पढ़ेंगे तो सवाल नहीं छूटेंगे। फिलहाल अगर बात करेंगे तो बोल बनाओ की ठुमरी की बात कर लेंगे, तो बनाओ में आपके आ जाएंगे कदर पिया और सुघर पिया। ये कदर पिया और सुघर पिया जो है ये याद रखना है आपको, ये बोल बनाओ के ठुमरी में आते हैं। ऐसे अगर ठुमरी के बारे में बता दें तो ठुमरी के बारे में आप सब बहुत सारी चीजें जानते होंगे अब तक। ये श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें पाई जाती है, लेकिन ठुमरी जो शब्द है ये दो शब्दों के मिले से बना है, एक ठुम और एक जो है आपका री। अगर ठुम की बात कर लेंगे तो ठुम कहता है, ये बातें हम अपनी मन की बात नहीं करें, ये उन बातों की हम बात करें जो सीधे क्वेश्चन आ सकता है और आयोग इसका आंसर की रखेगा, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
अलग अलग किताबें हम नहीं जानते, क्योंकि आयोग उसी को मानता है जो एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी होती है उसी की बात बता रहे हैं। तो ठुम का मतलब होता है ठुमकना, याद रखेंगे ठुम का मतलब क्या होता है, ठुमकना। हालांकि अभी बैच में इन सभी चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पढ़ाएंगे तो और वहां यूट्यूब की अपेक्षा डिटेल से और विस्तार से पढ़ाएंगे, और प्लस प्रश्न के लिहाज से ही पढ़ाए। री का मतलब होता है रिझाना, आप जानते होंगे री का मतलब क्या होता है, रिझाना। इस तरह से जो इतिहासकार है, खास कर करके जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं और पुराने चीजों में वो खोज निकालते हैं ठुमरी के बारे में, तो वो कहते हैं कि पहले जो होता है, शायद ऐसा होता भी था कि पहले जो ठुमरी की गायन होती थी तो वो नृत्य के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं नृत्य और आपके ठुमरी के गायन, इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि ठुमरी गायन जो है वो सोलो परफॉर्मेंस के तौर पे, मतलब ठुमरी बिना नृत्य के भी अब गाया जाता है। आजकल बहुत सारे लोग जो ठुमरी गाते हैं वो बिना नृत्य के, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले ठुमरी गाई जाती होगी तो साथ साथ संगत भी होता होगा, क्योंकि ये जो ठुमरी शब्द ही निकला है, ये ठुम मतलब ठुमकना और री मतलब जो है वो आपका रिझाना। और ठुमरी में बहुत तरह के नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे की ठुमरिया। आगे सवाल आएंगे तो आपको ठुमरी से संबंधित बातें बताएंगे। एक सवाल में ज्यादा समय लेंगे तो बहुत सारे लोग बोर करने लगते हैं, है ना, जो सवाल का उत्तर दे करके बैठ जाते हैं और ए बी ही केवल करते हैं। तराना के आविष्कारक किसे कहा जाता है? अभी बताएं कि तराना के जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखेंगे। इनके जो गुरु है हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा, जिनको याद रखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया ही कहे थे गयासुद्दीन तुगलक को कि हुजूर दिल्ली तो अभी बड़ा दूर है, समझ रहे बात ना। और उनके मृत्यु हो गई थी 1325 में। दिल्ली में जहां कब्र में उनको दफनाया गया, वहीं पास के कब्रों में भी इसी अमीर खुसरो को दफनाया गया। जैसे ही उनके गुरु जब गुजर गए थे, चल गए थे, तो इनको जीवन में मन नहीं लग रहा था कि कुछ जो चीजें जो है वो हमसे खत्म हो गया, दोबारा नहीं आएगा, मन नहीं लगता था। और कुछ साल में जैसे ही इनको गुरु गुजरे, तो गुरु के गुजरने के बाद जो है इनका भी निधन हो जाता है और इनको भी इनके गुरु के पास के कब्रों में ही इनको दफना दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सदन पिया ललन पिया किस प्रकार की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और जब पढ़ाई जाएगी तो आपको एकदम डाउट नहीं होगा। ये जो आप पढ़ते होंगे ठुमरी जो है वो ज्यादातर संकीर्ण रागों में ज्यादा होता है। जैसे भैरवी की बात कर लेंगे, संकीर्ण राग है, समझ रहे बात ना, भैरवी है, इसके अलावा पीलू है। हालांकि खमाज में अगर बात कर लें, खमाज, पीलू, भैरवी, ये सब याद कैसे रहेगा, इस सबका तरीका आपको बैच में बताएंगे, समझ रहे बात ना। जो आप अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं वो चीज तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस जितनी बातें आपको डेटा दी गई है उससे ज्यादा देंगे। और जो अनपढ़ हो रहा है, पचावे वाला हजमोला दे देंगे। मतलब हजमोला का मतलब ट्रिक रहेगा, मारेंगे दंदन सेट हो जाएगा, समझ रहे बात ना। चलिए, तो सदन पिया और ललन पिया की अगर हम बात कर लेंगे तो ये ठुमरी के बोल बांट वाले में हो जाएंगे, यानी बोल बांट को ही आप कहेंगे बोल बंद की ठुमरी। क्या कहेंगे? तो बोल बंद की ठुमरी। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अच्छी अच्छी भैरवी में कई ठुमरिया है, आप लोग सुने होंगे। ठुमरी का मतलब कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भाव को प्रकट कर देना, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बागे बालम फूल गेंदवा मारो, लागत करे जवा में चोट, कर करके बहुत तरह के ठुमरिया होती है। बाकी हमको गाने नहीं आता कि अच्छी अच्छी तरह से आपको गाया जाए, है ना। चलिए, बलम निर्दया कर करके भी आता है, बलम निर्दया दरदियो न जाने दरदियो न बूझे, ऐसे करके कई ठुमरी आते हैं। बड़े गुलाम खा किस अंग के ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताने हैं। आप ठुमरी में पढ़ते होंगे पंजाब अंग की ठुमरी और एक आप पूरब अंग की ठुमरी। अगर इसको आप कंफ्यूज पड़ जाते हैं तो इसी को जब आप मैप पर देख लेते हैं तो ये कंफ्यूजन जो है वो सदा के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, मान करके चलिए ये मिस्टेक है। तो अगर यहां पर अगर हम बात कर लेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये पंजाब है, और जैसे ही बात कर लेंगे तो इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। उत्तर प्रदेश में ठुमरी की बहुत अच्छी जो है, बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ, कलाकार, बड़े बड़े जो गायक आपको मिलेंगे ज्यादातर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है वो कलाकार मिल जाएंगे, तो ये ध्यान से सुनेंगे। ठुमरी का अगर हम बात कर लेंगे तो लखनऊ एक टाइम में अवध की राजधानी हुआ करती थी। बात ध्यान से सुनेंगे जो बातें बता रहे हैं, हालांकि इसके डीपली पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे बहुत कम समय रहता है तो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे कि बातें बताएं, लेकिन आपको बताएंगे कि आप जानते होंगे कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ध्यान से सुनेंगे, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय में आप ये चीज पढ़ते होंगे
कि वहां से बेगम हजरत महल कमान संभाले। क्यों? बेगम हजरत महल एक नृत्य करने वाली लड़की था और इन्हीं के पिता, ध्यान से सुनेंगे, अवध में जो आप पढ़ते होंगे कि अवध में वाजिद अली शाह के बारे में, तो ये जो वाजिद अली शाह है, ये याद रखेंगे, वाजिद अली शाह, इनके पिताजी अवध के नवाब हुआ करते थे। और जब इनके पिता अवध के नवाब हुआ करते थे तो एक लड़की नाचने के लिए आती थी, उसी लड़के से इनको प्रेम हो गया। क्योंकि इनको भी नृत्य वगैरह में बड़ी आनंद था। अगर बात कर लेंगे तो इनको अच्छी खासे कथक भी आता है, नृत्य के बारे में अच्छी खासी जानकारियां है, ठुमरी गाते थे ये। इनका नाम वाजिद अली शाह है और ये वाजिद अली शाह जो है वो लड़के से विवाह कर लेते हैं और आगे चल करके वाजिद अली शाह को ही अगला गद्दी मिल जाता है। अवध के ये क्या बन जाते हैं? तो नवाब। और जब ये नवाब रहते हैं तो उस समय अवध की राजधानी जो है वो लखनऊ में होती है। याद रखेंगे कहाँ होता है? लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में जो ठुमरी फैला वो उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि वाजिद अली शाह की वो राजधानी थी, लखनऊ अवध की राजधानी थी। और वाजिद अली शाह के समय में आप जानते होंगे खूब सारे जो है वो बड़े बड़े संगीतज्ञ आए, इनमें कई सारे ठुमरियों की रचना भी की गई। समझ रहे बात ना? उसमें वाजिद अली शाह को भी बहुत सारी ठुमरियों के क्रेडिट दी जाती है। तो इस तरह से लखनऊ और बाकी बनारस की तो बात अलग है। तो ये ध्यान सुनेंगे, पंजाब में जो ठुमरी गाई जाएगी ये याद रखेंगे पश्चिमी अंग की ठुमरी कहलाएगी, चूंकि ये पश्चिम साइड में है। और इधर चाहे लखनऊ की बात करें चाहे आप बनारस की बात करेंगे, ये दोनों जगह जो है वो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों जगह पे जो ठुमरियां होती है इसे पूरब अंग की ठुमरी कहते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि पूरब अंग की ठुमरी कौन है, पश्चिमी अंग की ठुमरी कौन है, ये याद रखेंगे। और जो आप बड़े गुलाम अली खां के बारे में आप जानते होंगे, तो बड़े गुलाम अली खां जो है वो पंजाब अंग के ठुमरी के लिए जाने जाते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, बड़े गुलाम अली खां किस अंग के ठुमरी? तो अब उत्तर क्लियर हो गया होगा। आप जानते होंगे कि ये पंजाब अंग के ठुमरी के लिए जाने जाते हैं, है ना। पूरब अंग के ठुमरी आप जान गए, इसमें लखनऊ और बनारस वाला इलाका पूरब अंग के ठुमरी में जानी जाएगी। समझ रहे बात ना? और जो आप गिरजा देवी के बारे में पढ़ते होंगे, बहुत तरह करके सिद्धेश्वरी देवी के बारे में, ये सब अच्छी खासे ठुमरी गाते हैं, तो ये पूरब अंग के ठुमरी के कलाकार हो जाएंगे। ठीक। चतुरंग जानते होंगे कि ये जो है आपका शास्त्रीय विधा है। ठीक है, आप गायन में शास्त्रीय उप शास्त्रीय पढ़े होंगे, तो ठुमरी, कजरी, कजरी, चैती, ये सब जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर शास्त्रीय नहीं है, ये उप शास्त्रीय है। बट तराना है, चतुरंग है और आपका ख्याल है, ध्रुपद है, ये सब शास्त्रीय विधा है। अगली बात, तानसेन का संबंध किससे है? अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे सवाल भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आता भी होगा। जो नए बच्चे हैं ध्यान देंगे। नौहर बानी की बात कर लेंगे तो ये आपका नौहर बानी नहीं हो जाएगा, गोवर बानी और डागुर बानी, खंडार बानी। हालांकि सभी बातें आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। खंडार बानी के सम्मुखन खा हो जाएंगे, ये राजा थे, तो ऐसे ही याद रखेंगे, राजा के राजधानी कुछ दिन के बाद खंडर हो जाता है। जब सारा राजा के पतन हो जाता है तो उनका किला जो है से कि एकदम खंडर हो जाता है, तो राजा रहेगा तो खंडर बानी में हो जाएगा। अब तरीका बहुत सारा होता है, याद रखेंगे। फिलहाल तानसेन कर रहा है तो तानसेन से जो है वो गोबर कढ़वाना नहीं है भाई, इतने बड़े संगीतज्ञ है और इनको गोबर हार बानी कहता है। लगता है कि गोबर कढ़वा रहा है, ठेठ में कहते हैं बिहार में कड़वा रहा है। समझ रहे बात ना? हटाना को, गोबर हटाने को ही कहते हैं, तो गोबर हार कहेगा। समझ रहे बात ना? तो तानसेन, तानसेन हो जाएंगे। हालांकि इनको भारत में संगीत के पिता कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के पिता ऐसे तो कहा नहीं जाता किसी एक को, लेकिन अगर एक को क्रेडिट जाते हैं तो उनको जाता है तानसेन को। ठीक है, तो तानसेन किससे हो जाएंगे? गोबर हानी, गोबर हार बानी से हो जाएंगे। अगले सवाल की बातें करते हैं। तो अगला सवाल फटाफट से, ठुमरी कितने अंगों में गाई जाती है? अभी बताएं कि ठुमरी जो है वो दो ही अंग में गाई जाती है, एक पंजाब अंग की ठुमरी और एक पूरब अंग की ठुमरी। और जो पूरब अंग की ठुमरी है उसमें आपके बनारस याद रखेंगे और लखनऊ दोनों आते हैं। तो ठुमरी कितने अंगों में गाई जाती है? तो ये दो अंगों में गाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ेंगे जनाब, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। फटाफट से, कुछ भी बातें इधर उधर की नहीं चलेगी, केवल आपकी जो है तैयारी की बात चलेगी, केवल आपकी प्रैक्टिस की बात चलेगी। एकदम आपको तैयारी करना है, एकदम आग लगा देना है सीने में। आग लगना जरूरी है, इधर लगे चाहे उधर लगे, कहीं लगे, लेकिन लगना जरूरी है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। और अभी जो चंद लाइनें आपको बताएं कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझे कि क्या बोल रहे हैं नीचे जमीन नहीं। ये लाइनें दुष्यंत के हैं, बहुत बड़े कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, है ना, कलाकार भी हैं, वो लेखक लिखते भी थे। वही कहते तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं और कमाल यह है कि तुम्हें यकीन नहीं। का मतलब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो नौकरी नहीं लगेगा तो क्या होगा, हमारे पीठ के पीछे ये है वो है,
समझ रहे बात ना? ऐसा कोई नहीं है, एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे, जो तुम अपने मेहनत के दम पे जो करोगे भैया उसी से तुम पाओगे। तो मतलब एकदम बात यह है कि आपको नौकरी लेना है हर हाल में, आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहा है, किसी के बदौलत नहीं जीना है, समझ रहे बात ना? वही बात वाली बातें हैं। तो इनमें से कौन सितार का घराना आप सब जानते हो, सेनिया घराना सितार के लिए प्रसिद्ध घराना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एकदम धुआंधार प्रश्न आएगा, कुछ हल्के कुछ भारी, सब तरह का प्रश्न जो आपको एग्जाम में आता है वो। ऐसा नहीं हो कि खाली आपको भारी भारी प्रश्न करा दे, हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर में जोर देते हैं जो आपके आते हैं। ऐसा नहीं कि टारगेट करके 10 गो ऐसा सवाल लेकर के आ गए कि जो हम जा रहे हैं कि नहीं बनेगा। अगर वैसा करेंगे, सेटिंग करेंगे, हम आप क्वेश्चन सेट करेंगे अपने मन से, तो हम चाहे तो 10 में 10 सवाल में आपको आउट कर सकते हैं। और जैसे ही आप आउट हो जाइएगा तो कहेंगे कि हमारा वो पैड बैच है, अगर ये ले लीजिएगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर इन सवालों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं, आपकी तैयारी ठीक है। और खाली कंफ्यूजन है तो आप चाहे तो कंफ्यूजन से जुड़ने के लिए, कंफ्यूजन ही न रहे उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ नहीं जानते हैं उनको चाहिए बैच की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब वही वैरायटी का प्रश्न है जो एग्जाम में आता है। मतंग और सारंग देव, ठीक है, ये मतंग और कौन सा देव हो जाएंगे, तो सारंग देव हो जाएंगे, ठीक है। सारंग देव धमार को याद रखेंगे, धमार को किस नाम से व्याख्यात किया गया है। अभी थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आपको इसे वर्डिंग मिस्टेक से दिक्कत होगा तो माफी चाहेंगे, कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पहले जो क्वेश्चन टाइप करके हमें देते थे वो कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, कुछ कंपनियां हैं उनको ज्वाइन कर लिए हैं और अच्छी सैलरी मिल पाती है, तो वो बोले हैं ऐसे कि हम सर आपका काम करेंगे लेकिन थोड़ा लेट होगा, तो अभी दूसरे से मंगा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ये सब छोटा छोटा जो वर्ड है इसमें दिक्कत होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतंग और सारंग देव धमार को किस नाम से व्याख्यात किए हैं, तो ये याद रखेंगे, धमार को किस नाम से किए हैं, तो ये भिन्ना गीति से। आप पढ़े होंगे सारंग देव के टाइम में कि जो सारंग देव जो है वो 30 ग्राम राग माने हैं, वो 5 गीतियों पर आधारित है। अब पांचों गीति से अलग अलग, ठीक है ना, जिसमें आपका सुधा से जो है, आपका सुधा जो है वही आपका आगे चल करके सुधा जो आगे चल करके क्या बनता है, तो ध्रुपद बनता है। क्या बनता है, ध्रुपद बनता है, ठीक है। और इसी से जब भिन्ना की बात करते हैं तो भिन्ना जो है वो आपका धमार बन जाता है। गौरी की बात कर लेंगे तो गौरी ठुमरी बनता है। आपको बैच के अंदर में और भी पढ़ाएंगे, ये तो सब पढ़ते हैं कि गौरी से ठुमरी। एनसीईआरटी में एक और चीज है, यदि सवाल बन गया तो वो आंसर ये माने फिक्स माना जाएगा, वही आंसर की मानेगा, और वो ऐसा बढ़े कि लोग जानता ही नहीं, समझ रहे बात ना। तो वो सारी चीजें जब हम आपको एक बार ठुमरी हेडिंग मरवा देंगे बैच में, तो उसके बाद सारे एंगल से क्वेश्चन को लॉक कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये ठुमरी जो होता है, गौरी किससे बनता है, तो ठुमरी से, इसके अलावा किससे और बनेगा तो भी बताएंगे। और बाकी आप पढ़ते शुद्धा भिन्ना गौरी और बेसरा साधारणीकृता, तो बेसरा से टप्पा, साधारणीकृता से क्या बनेगा, तो ख्याल बनेगा, ठीक है। चलिए, ख्याल और भी किससे बनता है, तो पिछले क्लास में बताए थे, याद कर लो, रूपक से, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया भिन्ना गीति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके सामने ये है कि बड़ा ख्याल गाने के लिए कौन सी लय उपयुक्त होती है। ये सारे सवाल आप लोग बैठे बैठे एकदम खत्म कर चुके होंगे, तो इन सवालों में आपके लिए जान नहीं है, लेकिन ध्यान में रखता है, इस तरह के आपको सवाल आएंगे, है ना। चलिए, तो बड़ा ख्याल आप सब जानते हो, जैसे बड़ा ख्याल की बात कर ले तो विलंबित लय, और अगर छोटा ख्याल जिसे द्रुत ख्याल कहते हैं तो उसके लिए याद रखेंगे विलंबित लय ना होकर के वो द्रुत लय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगली बातें की बात कर लेंगे फटाफट से, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी बोलने में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने में अगर घबराहट हो जाएगी और किसी तरह से मिस्टेक हो जाएगा तो माफी चाहते हैं, भाई इंसान है, थोड़ी सी बातें हो जाती है, ठीक है। चलिए, राग बिहाग का बादी स्वर क्या है, आपको बताना है कि बिहाग का बादी क्या होगा, जल्दी बताएंगे। जैसे ही आएगा बिहाग तो आपको भी बता देते हैं कि बिहाग जब आ जाएगा तो आप बियाह समझ जाइए। बिहाग आएगा तो क्या समझ जाना है आपको, बियाह, समझ रहे बात ना। और बियाह केकरा से करा देंगे आपको, तब बियाह पढ़ लीजिए, और नहीं तो गधा से करा देंगे। बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, समझ रहे बात ना, लोग आपकी बात सुन लेगा। तो बियाह करो, बियाह करना है नौकरी वाला से तब पहले लेना है नौकरी, और नहीं बियाह करो तो गधा से करा देंगे, तब ग बादी हो जाएगा, ध संवादी हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि बिहाग का बादी पूछ रहा है, तब बादी ग हो जाएगा, मतलब गंधार कहा गया जी, तो यहां चला गया गंधार। ये बातें आपको याद हो जाएगी। अब चलिए अगली सवाल की बात कर लेंगे। गुरु एकदम लाइक करते चलिए, अगर आपको ठीक लग रहा है भाई मेरे तो आपको लाइक करना है, भाई हो चाहे बहन हो, किसी से भी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए हमारा, आपके लिए हम भी मेहनत करते हैं, तो एक तो भीख के रूप में इतना मांग सकते हैं। आजकल टीचर क्या है, भिखारी है, यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वही काम हमसे भी करवा लेते हैं आप लोग। चलिए, तो बाल कृष्ण बुआ कपिलेश्वरी किस घराने से हैं, ये बताना है आपको। बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वो तो आप बता देंगे, लेकिन आपको बताना है वो ये आदमी नहीं है, इशारे के लिए भी बता दे रहे हैं। कपिलेश्वरी जो है ये अलग है।
तो ये याद रखेंगे, क से कपिलेश्वरी और क से किराना। हालांकि भीमसेन के बारे में जैसे किराना का नाम आता होगा, भीमसेन जोशी के बारे में जानते होंगे, है ना। तो ये याद रखेंगे, बाल कृष्ण बुआ कपिलेश्वरी, नहीं कुछ याद रहे तो लास्ट में कपिलेश्वरी को देख करके क से कपिलेश्वरी और क से किराना कर देना है, ठीक है। अगली सवाल आपके सामने एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कुछ कुछ बीच में मिलेगा। बताइए, निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपके लिए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। आप पढ़ेंगे ताल के 10 प्राण, ताल के 10 प्राण में ही आपको मिल जाएगा मार्ग। कौन कौन मिल जाएगा आपको? ताल के 10 प्राण में काल हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा, मार्ग के बाद क्रिया भी आपका मिल जाएगा, है ना। क्रिया के बाद आपका अंग हो जाएगा, अंग के बाद जो है वो गृह हो जाएगा, गृह के बाद अगर बात करें तो जाति हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको ताल के 10 जो है वो लक्षण है, तो सॉरी ताल के 10 प्राण है। अभी लिखेंगे तो टाइम उल्टा हो जाएगा। यही नहीं समझिए कि हमको आता नहीं, यति और प्रस्तार ये सब है, कला है, लय है, ये सारी बातें हैं, लेकिन लिखने में समय जो है वो ज्यादा हो जाता है यहाँ। चलिए अगली बात, बनारस तथा लखनऊ में किस अंग की ठुमरी प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बनारस और लखनऊ में किस अंग की जो ठुमरियां है वो है। तो बनारस और लखनऊ में आप जानते हो कि पूर्व अंग की जो ठुमरियां है ये है। क्या कर रहे हैं आप जनाब? इधर आइए, इधर 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 आइए, पिटाई हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, एक बच्चा है, दिखा देते हैं आपको, ये बहुत चांगड़ है, क्लास लेने नहीं देता है आप लोग को। यहाँ देखो, बोलो हाय भैया, हाय। ये हम जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने में लगा है। इसका भी कैमरा इधर चालू है, जैसा देखता है छोटा बच्चा है वैसे ही एक्टिविटी करता है। बहुत बदमाश है। चलो बैठो, यहाँ बदमाशी नहीं करो, वहां जाकर के बैठ जाओ, ठीक है, डिस्टर्ब होता है बाबू। चलिए, तो बनारस तथा लखनऊ में किस अंग के ठुमरी प्रसिद्ध है? तो बनारस और लखनऊ में आप जानते हैं कि बनारस और लखनऊ की बात कर लेंगे तो ये पूर्व अंग की ठुमरिया हो जाएगी। कुछ देर पहले इसके बारे में बताया, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, नोम तोम में आलाप और खुली जोरदार आवाज में गायन किस घराने की विशेषता है? बहुत बढ़िया सवाल है। ये घराना अगर आप पढ़े होंगे, घराने की विशेषता पढ़े होंगे, संस्थापक इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही लीजिएगा। पैर हटाइए वहां से। अब बोल दी तो इतना मतलब नहीं है कि आप सर पे चढ़ जाइए, जाइए वहां बैठिए आ रहे हैं। ध्यान सुनिए, नोम तोम में आलाप और खुली जोरदार आवाज में गायन किस घराने की विशेषता है? तो ये आपको बता दे, देखिए नोम तोम के आलाप में गमक का खूब भर करके प्रयोग होता है, और नोम तोम का आलाप और ये गमक जो है ये सब सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो ध्रुपद में होता है। याद रखेंगे किस में प्रयोग करते हैं नोम तोम का आलाप? सबसे ज्यादा ध्रुपद में। और ध्रुपद आप जानते होंगे कि नोम तोम के अलावे एकदम पूरा लयबद्ध होता है, ये शास्त्रीय विधा में आता है। और ध्रुपद में याद रखेंगे भारी आवाज तो चाहिए, खुले बोले के जो आवाज है वो भी आपके ध्रुपद में ही होता है। और इसके लिए एक सबसे प्रमुख घराना की बात कर ले तो वो आगरा घराना हो जाएगा। कौन सा घराना हो जाएगा? आगरा घराना, जो कि उसके आप जानते होंगे प्रवर्तक संस्थापक कौन है? हाजी सुजान है, जो पहले अकबर के दरबार से संबंधित थे, ठीक है। ये बातें याद है आपको रखना है, हाजी सुजान, ठीक। किस घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आगरा घराना के। तो साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आगरा घराने के प्रचार प्रसार करने का क्रेडिट से किनको जाता है? ये तो फाउंडर संस्थापक कहे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 16 नंबर है, फटाफट से देखेंगे, अभी आधा ही हुआ है। ध्रुत ख्याल के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अभी कुछ देर पहले भी बातें की, आप पहले जानते भी है कि ध्रुत ख्याल के आविष्कारक जो है वो आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। सुल्तान हुसैन सरकी की बात कर लेंगे तो ये बड़े ख्याल के हो जाएंगे, ठीक है, और वो अमीर खुसरो ध्रुत ख्याल के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। देखिए, ब्लैक इसलिए लेकर के आए हैं, इस बार हो सकता है कि आपको दिक्कत होगा तो इसमें कमेंट करिएगा, अगली बार से व्हाइट लेकर के आए, ब्लैक लेके आएंगे कि किन्हीं बच्चों का किसी सीरीज में देखे कि कमेंट आया कि प्लीज सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए, लेकिन इस बोर्ड में ब्राइटनेस कम होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कम कर देते हैं तो लाइनिंग्स आने लगता है, तो इसीलिए ब्राइटनेस हाई रख के पढ़ाना जो है वो हमारी मजबूरी है, और इससे आंख पे जो है इफेक्ट आने के कारण इसका बैकग्राउंड जो है वो हम आपका ब्लैक करा दिए, ठीक है, ताकि आपके कोई आंखों पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे तो फिर चेंज भी कर दिया जाएगा अगली सीरीज में। लखनऊ नृत्य घराने के आप सब जानते हो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, तो लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक कहे जाने वाले आदमी कौन है? तो ये आपके ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। इन सभी के ऊपर में चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज छोड़ रहे हैं,
जो आज कर रहे हैं वो अगला सीरीज में छोड़ेंगे, जो आज जिनके बारे में विशेष नहीं बता रहे अगला सीरीज में बताएंगे। तानरस खां और सब्बू खां किस घराने के प्रवर्तक रहे हैं? तो जैसे तानरस का भी नाम आप देखते हो तो धर लेते हो कि ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जब मुगल कालों का पतन हो गया, याद रखेंगे, तो एक दिल्ली घराने, संगीत में दिल्ली घराने की शुरुआत हो गई और इसके शुरुआत करने वाले आदमी कौन है? तो तानरस खां हो जाएंगे। और इसी तानरस खां के दो प्रमुख शिष्य जिसका नाम उस्ताद अलैया और फतेह अली है। क्या नाम है? तो उस्ताद अलैया है, अलैया, और क्या है उनका नाम? तो फतेह अली है, फतेह अली है, फतेह अली, इन्हीं को फतेह अली खां भी कहते हैं। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं भैया। तो ये फतेह अली खां है। तो उस्ताद अलैया और फतेह अली खां जो शिक्षा लिए थे तानरस खां के द्वारा से, और इन्होंने, ये दोनों भाई ही थे, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? भाई। और ये दोनों भाइयों ने जो घराना बना दिया वो याद रखेंगे पटियाला घराना बनाया था। कौन घराना? पटियाला। प्रश्न और भी आपको आएगा कि ये जो दिल्ली घराना है इसे कहते हैं, याद रखेंगे, दो अंगुलियों का प्रयोग होता है। प्रश्न आएगा कि दो अंगुलियों का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? ये किस घराने में दो अंगुलियों का प्रयोग होता है? तो 10 से 2 और 10 से दिल्ली घराना। याद रहेगा बात? चलिए, तो ये बातें हो गई। तानरस खां जो है किस घराने के? सब्बू खां, तानरस खां, ये आपके दिल्ली घराने। सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत हल्का सवाल आ गया। सोमनाथ ने कितने तालों का वर्णन किया है? ये सब ऐसा प्रश्न होता है कि देखते आंसर मारा जाता है। तो सोमनाथ जो है वो कुल 108 ताल जो है वो माने हैं। सारंगदेव कितने ताने माने हैं? तो सारंगदेव ताने नहीं ताल। तो सारंगदेव जो है वो कुल ताले कितने माने हैं? तो सारंगदेव जो है वो कुल ताल 125 माने हैं। मार्ग के 5 और देसी के 120, कुल बताएं 125। ठीक, चलिए दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो दिल्ली घराने के संस्थापक की बात कर लेंगे तो अभी इसकी चर्चा किए होंगे शायद। तो तानरस खां है। ये क्वेश्चन रिपीट है या मिस्टेक हो रहा है? थोड़ा सा देखने दीजिए, थोड़ा सा आप लोग समझ दीजिए, अगर हमसे कोई दिक्कत होगा तो बाद में बहुत गाली आएगा। तानरस खां और सब्बू खां किस घराने के प्रवर्तक है? तो ये आपका दिल्ली घराना। सही है। और अगले सवाल जो है वो आपका अगला सवाल है कि दिल्ली घराने का संस्थापक कौन है? एक ही सवाल है, तानरस खां। सही जवाब तानरस खां। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका अलादिया खां किस घराने के संस्थापक है? यहां से कोई कंफ्यूजन किसी को आता है? अलादिया खां हम पढ़े हैं सर, अलादिया घराना, तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक एक वर्डिंग पे, चीजों पे क्लियरिटी आपको इस क्लास में मिल जाएगा। अलादिया खां जो है वो अलादिया घराने की शुरुआत किए। अलादिया घराना को ही जयपुर अतरौली घराना कहते हैं, ये बात याद रखिए। अलादिया घराना को ही जयपुर अतरौली घराना कहते हैं। अगर अतरौली भी ना रहे तो डायरेक्ट जयपुर रहेगा, आप उसी को समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं। तो अलादिया खां किस घराना के संस्थापक है? तो ये जयपुर घराना के संस्थापक है। और अलादिया खां के ही दो बेटे का नाम आप जानते हो, मंजी खां और भुर्जी खां। और सवाल भी आता है कि मंजी खां का नाम और भुर्जी खां का उपनाम पूछेंगे, वहां से बच्चों का कंफ्यूजन होता है। ये सारे सवाल जो है वो आपको दूर कर देंगे, है ना। और रस यात्रा नामक जो है वो अनुवाद है अंग्रेजी में, और वो उसके जो है आप पढ़ते होंगे, क्या नाम है उनका, मल्लिका अर्जुना, है ना, मल्लिका अर्जुन के बारे में। और मल्लिका अर्जुन के गुरु जो है वो कौन हो जाएंगे? तो उनके दो बेटे मंजी खां और भुर्जी खां जो है वो मल्लिका अर्जुन के क्या हो जाते हैं? तो गुरु हो जाते हैं। चलिए अब बात आगे करेंगे, जब सवाल आएगा तो उससे करा देंगे आपको आगे। बनारस कथक क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? अब क्वीन माने रानी होता है, कई बार हिंदी को देख करके अंग्रेजी में कर देगा, हिंदी को अंग्रेजी में। जैसे बनारस, जैसे आप पढ़ते होंगे कि ठुमरी की रानी, अब लिख देगा कि ठुमरी की क्वीन। कई बार शब्द में भी उलट फेर कर करके और आपको डराता है, समझ बात ना, सेटर आपको डरा देगा और आपसे छूट जाएगा। तो आप कई बार अपने दिमाग लगाना शुरू करिए, क्वीन और रानी दोनों एक ही होता है, तो अलग कुछ नहीं होता है। बनारस कथक क्वीन की अगर बात कर लेंगे तो ये कहलाता है सितार देवी कहलाती है। याद रखेंगे, बनारस में कथक क्वीन, कथक नृत्य होता है, उसके रानी कही जाती है। तो सवाल ऐसे आएगा, अब यहाँ क्वीन करा दिए तो कई जगह सवाल मिलेगा कि बनारस में क्या, कि आप भारत में ही कह लीजिए कि कथक की रानी किसे कहते हैं? तो कथक की रानी जो है वो सितार देवी को कहते हैं। किसे कहते हैं? सितार देवी को। बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात। अगली सवाल आपके सामने लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, महमूद धौलपुरी। अब इनका नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कलाकारों का नाम सुनता है, संगीतज्ञों का नाम सुनता है, भैया उनका क्या होगा? जो बजाते हैं, समझ रहे बात ना। तो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनका भी तो नाम रखो। तो सरोद बादर का नाम तो खूब याद आप लोग आजकल के रखते हैं, समझ रहे बात ना, चूंकि सवाल बहुत बार बार देखते हैं। महमूद धौलपुरी जो है ये हारमोनियम बजाते थे, ये याद रखेंगे, क्या बजाते थे? हारमोनियम।
हारमोनियम बजाने में बड़ी पारंगत थे और बड़े बड़े जो ठुमरी गायिका हैं और किराना घराने के भी आप जैसे भीम सोन जोशी का नाम सुने होंगे, जसराज का नाम सुने होंगे, ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरजा देवी का नाम सुने होंगे। इन सभी बड़े बड़े कलाकारों के सामने जो है ये हारमोनियम प्ले करते हैं और इन्हें 2006 के अंदर में जो है वो पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये कोई मतलब नॉर्मल आदमी नहीं है। जहां से आपके सवाल आ रहे हैं याद रखिएगा, इनका नाम जो है वो महमूद धौल नहीं, महमूद धौलपुरी है। महमूद क्या है तो धौलपुरी है, इनका नाम आप याद रखेंगे, महमूद धौलपुरी। ठीक है, ये क्या है तो हारमोनियम वादक है। ठीक है, चलिए अगली बातें करते हैं। बस जल्द ही आपका आज का सीरीज खत्म होगा और एक बात हमारी आप लोग याद करते रखिएगा कि अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करिए। बाकी देखेंगे ध्रुपद को सारंग देव ने किस नाम से पुकारा है, तो ध्रुपद को सारंग देव जो है शुद्धा गीति कहे हैं। मतंग का कहे तो चोच्छा गीति कहे, समझ रहे बात ना, मतंग चोच्छा और ये कहे हैं शुद्धा गीति, तो सही जवाब शुद्धा गीति। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल है कि ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है। ये एकदम हिट प्रश्न है, ये बार बार आवे वाला प्रश्न है, आप इसको हल्के में ना लीजिए, आप सब जानते हैं। इसे कलावंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कलावंत कहते हैं। याद रखना है, ध्रुपद गायकों को क्या कहते हैं? कलावंत कहते हैं। अगली बात है, मेल राग वर्गीकरण के जनक माना जाता है किन्हें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मेल राग वर्गीकरण के जनक जो है वो किन्हें माना जाता है? फटाफट से जो है वो आपको बताने हैं। तो मेल राग वर्गीकरण के जनक जो है वो आपके माधवाचार्य को कहा जाता है, जो कि विजयनगर में ये मंत्री हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे, दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य बनाया और वहीं से तो विजयनगर से ही तो आपके विद्यारण्य थे जिन्होंने मेल शब्द का पहली बार निरूपण किए। समझ रहे बात ना? तो वो आचार्य जो विद्यारण्य है जिन्होंने संगीत सार किताबें लिखे, वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है, वही दक्षिण में रहते थे। तो साम्राज्य बनने से वो पहले के आदमी है। समझ रहे बात ना? उन्हीं का तो चेला था हरिहर और बुक्का, जो दोनों भाई गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के और एक एम्पायर ही खड़ा कर दिया जिसे कहते हैं विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर साम्राज्य। ठीक, चलिए तो ये आपके विजयनगर के मंत्री है जिनका नाम माधवाचार्य है। और मेल में आप पढ़ते होंगे कि जैसे लोचन 12 मेल माने, है ना, अलग अलग लोगों का आप पढ़ते होंगे मेल, भातखंड 10 मेल 10 ठाट माने, वही बातें है। और दक्षिण में 19 मेलों का प्रचलन है, ये सब बातें पढ़े होंगे आप लोग। तो वही माधवाचार्य जो मेल माने हैं वो 15 मेल माने हैं। अब मेल राग वर्गीकरण के जनक के रूप में माधवाचार्य को माना जाता है। और इनके कुल मेल कितने माने गए हैं? तो इनके द्वारा कुल जो है वो 15 मेल माने गए हैं। अगला सवाल, ध्रुपद को मतंग ने क्या कहा? तो ध्रुपद को मतंग ने, शायद क्वेश्चन लगता है नहीं, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं हो सकता, इससे पहले का रिपीट होगा लेकिन उसमें एक और वर्डिंग लगाए हुए। तो ध्रुपद को मतंग ने अभी पहले बताया चोच्छा गीति का है, तो ये आपका चोच्छा हो जाएगा जी। समझ रहे बात? और सारंग देव क्या कहे तो शुद्धा गीति का है। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई भारी नहीं है। अगली बात, अगर भारी भी लग रहा होगा तो आज के बाद तो नॉर्मल पक्का लगने लगेगा। ठीक है, चलिए यही चीजें तो होता है, जो हम नहीं जानते वो हमारे लिए बहुत हार्ड है, जो जानते हैं कुछ हार्ड नहीं है। माधवाचार्य ने कितने मेल माने हैं? 15, 10, 19, 20 या फिर आपके 72? तो माधवाचार्य के जो मेल है वो अभी बताए 15 होते हैं। एक बात और बताएंगे कि जो क्लास 12 के जो अभी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो चाहे तो 99 रुपया में आप VVI सेलेक्टेड 500 क्वेश्चन का सीरीज ले सकते हैं, जिसको आप बाहर निकलवा करके, और 4 से 5 दिन अगर आपके एग्जाम में है, टाइम बच रहा है, तो आप इसको 5 दिन में 100 क्वेश्चन डेली लगाएं, साइड से दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ें और साइड से 100 क्वेश्चन लगा के मिलान करेंगे। उसी 500 क्वेश्चन में से आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी एक बात और भी कहना चाहते हैं कि जो अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द कोई बच्चा है, ये कोई नया बच्चा ही इस सीरीज को देख रहा है, उनको बता दे कि किसी तरह का आपको लगता है कि संगीत का कब फॉर्म आता है, कब भरा जाता है, किस लेवल की तैयारी होती है, किस तरह का सवाल आते हैं, इन सभी सवालों को लेकर के अगर आपको मन में डाउट है तो आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। ठीक है, अब कुछ दिन में हम लोग एक ऐसा बैच लाने वाले हैं जिस बैच का फी बहुत कम रहेगा, ना के बराबर, लेकिन उस बैच के साथ हम तब तक रहेंगे जब तक आप किसी भी राज्य में गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट नहीं हो जाते। समझ रहे बात ना? जो कुछ नहीं, ना अभी स्टेट डाले हैं, ना पता है, ना कुछ है, समझ रहे बात, उन बच्चों को हम लोग बिहार में स्टेट और बीपीएससी तमाम जितने एग्जाम होगा ही होगा, अलग अलग राज्य में जो एग्जाम होते हैं, साथ में जो जीके ये तमाम तरह की चीजें हैं, उन सभी के साथ में आपको बेहतरीन शिक्षकों का एक समूह के साथ में आपकी तैयारी कराएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि कंप्लीट एक बैच लेकर के आ जाएंगे और ले लो इसमें वो सर वो पढ़ा रहे, वो सर वो पढ़ा रहे, नहीं, आपको एक पार्टिकुलर टीचर से आपकी क्लास होगी,
जो सर का आपको क्लास अच्छा लगेगा उसी सर का आपको क्लास लेना है। और हमारे यहाँ संगीत तो बहुत होगा तो 499 रुपया पेमेंट लगेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर स्टडी करते हैं तो 199। बड़ी बात यही है कि बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे, लीक से भटकने नहीं देंगे और तमाम अलग अलग राज्य में जो संगीत के जो वैकेंसी आती है तो कंफर्म न्यूज से आप लोग रूबरू कराएं। आप लोग देखे होंगे कि चाहे हम YouTube के स्टेटस हो, चाहे जैसे पोस्ट करने वाला हो, चाहे हम जो स्टोरी होता है WhatsApp पे, कभी भी फिजिकल न्यूज नहीं लगाते। जब भी कोई कंफर्म चीज होता है तो ही आपको बताते हैं। ये नहीं कि आगे बीच में वीडियो बना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, रोस्टर क्लियरेंस हो गया, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और इधर उसी के चक्कर में लोग एकदम भूखाइल खखवाइल है और 4-5 हज़ार व्यू चल गया, चलिए $1 $2 बन गया, 180 रुपया हो गया, सर बात ना। तो उस तरह की बातें नहीं है और कुछ सब्सक्राइबर भी हो गया, नया ऑडियंस भी आ गया, ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, चलिए ध्रुपद में किस तरह की बाज का प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्रुपद में किस तरह की बाज का प्रयोग होता है, अब ये आपको सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगले दिन इसी सवाल को हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे ध्रुपद की बात करते हैं, आगरा घराना का नाम आता है, लय हो या फिर ताल प्रधान के रूप में इसे जाना जाता है, समझ बात ना। आपको बताना है कि ध्रुपद में किस तरह के बाज का प्रयोग होता है। अब ये आपको काट दे, रूपक और 3 ताल काट दी। चलिए अब इसी में से या तो खुले बोल बताना है या फिर बंद बाज वाला बताना है। ठीक है, चलिए ये आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है। और आज इसी प्रश्नों के साथ आज का अंतिम क्लास आपका होगा, समझ रहे, खत्म हो जाएगा। विलंबित ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, ये भी सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे विलंबित ख्याल, ध्यान से सुनेंगे आप, एक तरह से इसे बड़ा ख्याल भी कर लीजिए, समझ बात, और एक छोटा ख्याल होता है। छोटे ख्याल के संस्थापक आप जानते हो अमीर खुसरो और बड़ा ख्याल सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक, अब ये ध्यान से सुनेंगे। सुल्तान हुसैन सरकी वही आदमी है जो जौनपुरी हो चाहे आसावरी हो, ये दोनों रागों के रचनाकार कहे जाते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे। अब इसके लिए जो अगर बात कर लेंगे, छोटा ख्याल की बात करेंगे तो छोटा ख्याल जो होगा, छोटे ख्याल में किस तालों का प्रयोग होता है, तो 3 ताल का प्रयोग छोटे ख्याल में होता है। ठीक, बड़े ख्याल में बात कर लेंगे तो तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। अब दोनों ख्याल में देखो, मात्रा दोनों के अंदर में 16 ही होते हैं और 4 विभाग होता है। आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहां समझना है कि झप ताल तो होगा नहीं, ध्रुपद ताल तो होगा नहीं। अब सवाल आएगा एक ताल कि 3 ताल, समझ बात। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बड़ा ख्याल कर रहा है, विलंबित ख्याल कर रहा है, तो तिलवाड़ा ताल होना चाहिए, समझ बात ना। तो ये तिलवाड़ा ताल, लेकिन तिलवाड़ा नहीं है। तो तिलवाड़ा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि एक ताल के साथ जाए। तो एक ताल में 12 मात्रा होते हैं, 4 ताल में 12 मात्रा होते हैं। और ये ज्यादातर अगर पूछता कि पखावज की ताल है, समझ रहे बात ना, और वहां पे अगर 4 ताल नहीं होता तो आप एक ताल के साथ जा सकते हैं। दोनों में 12 मात्रा, 6 विभाग, सेम बातें हो जाती है। लेकिन यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 3 ताल। याद रखेंगे क्या होगा, 3 ताल। 3 ताल हो, जत ताल हो, टप्पा ताल हो, पंजाबी ताल हो, इसके अलावा आपका तिलवाड़ा ताल हो, सभी में 16 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। ठीक है, जब ताल पढ़ाएंगे तो सबको पहले तो एक सीरीज में बांध लेंगे, ताकि ये नहीं कि लाइन से एकदम 15-20 को ताल बना रहे हैं। आपको मतलब 4 5 ताल पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया। 4-5 में 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, जत ताल, एक ताल, रूपक ताल, जितना ताल पढ़ते होंगे, अमार धमार, ये सब। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि 16 मात्रा के ताल को एक साथ बांध देते हैं। जितने 16 मात्रा के ताल है पहले, उसको बाद एक ताल वाले को, जिसका 12 मात्रा उसको बांध लेते हैं, समझ बात ना। ऐसे कर करके तो 5-6 को कराएंगे। फिर एक कोडिंग भी मारेंगे एकदम, कि रटने नहीं पड़ेगा कि कितने मात्रा पे खाली है, कितने मात्रा पे ताले, और डायरेक्ट एकदम डाउनलोड करा देंगे आपके भेजा में, और एग्जाम को कर दीजिएगा आप क्रैक, और नौकरी आपके हवाले। और एकदम ट्रेनिंग सेंटर में जा करके फ्री का चाय फूकिए और जीवन का आनंद लीजिए। दुख तो कभी खत्म होगा नहीं इस धरती पे, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो आनंद आपको जरूर महसूस होने लगेगा ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। तो चलिए आप एकदम धुआंधार तैयारी करते रहिए, एकदम सीने में आग जलाए रखिए जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सीरीज, आप जरूर हमें अपनी बातें को बताएं। ठीक है, किसी भी तरह का अगर टिप्पा टिप्पणी हो, किसी तरह से क्लास के अंदर में मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग जरूर जो है वो कमेंट करें। कमेंट हम सबका पढ़ते हैं, एक एक सबको कमेंट लाइक भी करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ क्लास देखते हैं, एक बार कमेंट को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। कमेंट पढ़ने से क्या होता है कि यदि मिस्टेक हुआ होगा हमसे, तो बच्चे हमें बता देते हैं। ये कोई चीज बाद में याद आता है कि हम तो ये पढ़ाते पढ़ाते ये हो गया, ऐसा होता है। टीचिंग लाइन में ऐसा होना नॉर्मली बात है। तो फिर हम उसी कमेंट में जा करके और हम अपना एक हाईलाइट कमेंट VR एजुकेशन की तरफ से आपको देते भी हैं, ताकि अगर मिस्टेक है तो उसमें बता देते हैं। पूरे वीडियो को हटा करके अपलोड करना ये सब तो पॉसिबल है नहीं, तो वीडियो तो वही रह जाता है, तो उसमें हम लोग नीचे में कमेंट कर देते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है।
तो चलिए, किसी महानुभवी को कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करिए। जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं अच्छे अच्छे कुछ कमेंट करिए, ताकि एकदम हम आपसे प्रेरित होते रहे। बाकी आपका ऐसे ही ऑलरेडी समय ज्यादा ले लिए। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।